गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री चैप्टर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में कल का मैं इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने आपको बहुत कुछ बताया भी था फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में कि फ्रेंच एक एक डायनेस्टिक रूलर्स थे, एक मोनार्कियल स्टेट्स था, बुर्बो डायनेस्टी का शासन था और काफ़ी ही वहाँ बुर्बो डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो अपने आप को जो है वो ईश्वर के समान मानते थे। मैंने कुछ बताया है और मैंने बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ ही तो क्यों हुआ। मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने रखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी रेवोल्यूशन ऐसे नहीं होती, अचानक से नहीं हो जाया करती है। उसके बहुत सारे रीजन्स, कॉजेज या सर्कमस्टेंस का निर्माण होता है या वैसे चीज की वो क्रिएट करते हैं और कोई ऐसा तत्कालिक वैसा कोई रीजन आ जाते हैं, इमीडिएट कोई रीजन आ जाता है और तुरंत रेवोल्यूशन जो है हो जाया करता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन उन सारी चीज़ों को जो खड़ा होता है कि बहुत दिनों से फ्रेंच रूलर्स के खिलाफ, फ्रेंच मोनार्की के खिलाफ लोगों में गुस्सा जो है वो बढ़ते ही चले जा रहा था। तो इन सभी चीज़ों को मैंने डिस्कस करने के बारे में मैंने आपको बताया है और कुछ आज आपके साथ डिस्कस मैं करूँगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी ही खराब हो चुकी थी। खराब होने के बहुत सारे रीजन थे। पहला रीजन यह था कि अमेरिका की स्वतंत्रता या फ्रीडम स्ट्रगल जो अमेरिका के थी, क्योंकि फ्रांस भी अमेरिका को अपना कॉलोनीज बना चुका था, लेकिन उस कॉलोनी में 2-3 लोग शामिल थे और इंग्लैंड से पिट कर जो है फ्रांस वहां से बाहर हो चुका था। अब फ्रांस वहां अमेरिकन निवासियों को वो हेल्प करना चाहता था ताकि वो इंग्लैंड से स्वतंत्र हो सके और एक तरह से वो इंग्लैंड से बदला भी लेना चाहता था। तो इसके लिए फ्रांस ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल में खर्च किया। दूसरा, जो फ्रांस की जो अपनी खर्च जो थे उन खर्चों में भी बहुत ज़्यादा खर्च जो है वो किया गया। इसका परिणाम यह होगा कि फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन को अनेक लोगों से कर्ज लेना पड़ा और उस कर्ज पर, उस डेप्ट पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इनको इंटरेस्ट, लगभग 10% इंटरेस्ट देना पड़ा। समय ऐसा आया कि उस इंटरेस्ट को देने के लिए भी इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ा। अब राजा के समक्ष एक ही चीज़ था कि जो वहाँ के बेसिक एक्सपेंडिचर थे, जैसे आर्मीज के पेमेंट, विश्वविद्यालय के टीचर्स के पेमेंट्स, जुडिशियल स्टाफ के पेमेंट, जो राज कर्मचारी जो थे उनको पेमेंट, इन सभी को पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। अब उनके सामने की था पैसे कैसे जो है उसको बढ़ाया जाए, टैक्स को बढ़ाया जाए। तो हमने अब लास्ट क्लास में बताया था कि टैक्स को बढ़ाने के लिए ई स्टेट्स जनरल में प्रस्ताव लाना जरूरी था और जब तक ई स्टेट जनरल उस प्रस्ताव या उस प्रपोजल को पास नहीं कर देती थी तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया सकता था। अब फ्रेंच सोसाइटी स्टूडेंट्स बड़ा जानकर आपको आश्चर्य होगा, जैसा कि फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट्स जिसमें कलरगी थे। कलरगी कौन थे? जो चर्च में पुजारियों का वह समूह जो चर्च से जुड़े हुए थे, तो इनको फर्स्ट स्टेट में रखा गया था। और चर्च, चूंकि चर्च यूरोपियन जीवन में या लाइफ स्टाइल में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते थे, काफ़ी इनकी दखलंदाजी हुआ करती थी। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के राज्य में काफ़ी इनकी दखलंदाजी हुआ करती थी। तो फर्स्ट स्टेट्स में जो चर्च से जुड़े हुए ऑफिसर थे वे लोग थे। सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, यानी जो सामंत वर्ग, लैंडलॉर्ड वगैरह बहुत सारे लोग जो है इसमें शामिल थे, ये लोग शामिल थे। और थर्ड स्टेट्स जिसमें बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एक्सेट्रा, peasants and artisans, and third small peasants, landless laborers and servants। तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसा कि आपको बताया यहाँ पर कि फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में या 3 भागों में बटी हुई थी। फर्स्ट स्टेट्स, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट्स।
आरएस समझ में आपको। अब इन दोनों को देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड ई एस्टेट को देखिए। फर्स्ट ई एस्टेट और सेकंड ई एस्टेट इनको बाय बर्थ प्रिविलेज प्राप्त था, यानी विशेषाधिकार प्राप्त था, और ये किसी भी प्रकार का कोई टैक्स स्टेट को ये पे नहीं करते थे। जबकि लैंड पर सबसे ज्यादा अधिकार इन्हीं लोगों का था, फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट का। लगभग 60% के आसपास इन लोगों का लैंड पर, कुछ बड़ा सेक्शन का भी इसमें था अधिकार था। यानी फ्रांस की जितनी भी लैंड थी, उस लैंड पर 60% अधिकार जो था वो फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट्स के जो बड़े बिजनेसमैन या जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे उनका अधिकार था। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई पे नहीं करते थे फर्स्ट ई स्टेट और सेकंड ई स्टेट, टैक्स पे नहीं किया करते, बल्कि वो थर्ड ई स्टेट से ही बहुत सारे टैक्सेस विभिन्न प्रकार का जो है वो लिया करते थे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपके घरों में खेती होती है या आपने कभी अपने घर में डिस्कस करेंगे, तो जिसको आप जमीन देते हैं बोने के लिए या आपको देते हैं मनी पर, या इस प्रकार से जो है आपको भिन्न चीज़ पिला कर देता है ताकि मेरा जमीन जो है अगले साल भी कायम रहे, अपने लैंडलॉर्ड से देता है, जबकि उसके बदले में वो या तो सामान देता ही है, लेकिन साथ साथ में कुछ अन्य उपज भी ला कर देता है जो उसे रिक्वायर्ड तो नहीं होती है, लेकिन वो ला कर देता है कि अगले साल में जमीन जो है बना रहे। तो फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट को बहुत सारे जो है वो बाय बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ था, और उससे अन्य प्रकार के मिनरल ड्यूज भी जो है वो मिला करते थे। थर्ड स्टेट में जैसे होता है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट, सारे लोग इसमें शामिल थे। और राज्य को टैक्स केवल यही पे किया करते थे, कौन? थर्ड स्टेट के लोग। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के लोग टैक्स को पे नहीं करते थे, केवल थर्ड स्टेट के लोग ही जो है वो टैक्स को पे करते थे। और देख लीजिए, ये दो टाइप्स के टैक्स पे करते थे, और इसके सिवाय अनेक टैक्स को भी पे करते थे। एक तो ये स्टेट को टैक्स दिया करते थे, और दूसरा ये चर्च को जो है वो टैक्स पे किया करते थे, और थर्ड अनेक प्रकार के मिनरलिटी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। तो सारा टैक्स पे करने का अधिकार पे जो है वो ये करते थे, और इनके पास जमीनें नहीं थी, इनके पास वेल्थ नहीं था, धन नहीं था। तो स्पष्ट था कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वह सोसाइटी इक्वल नहीं थी, वो बल्कि डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में, इसमें फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट किसी प्रकार का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, थर्ड स्टेट पे करना पड़ता था। क्लियर बच्चों? अब आप सोचो, जब फ्रांस के राजा ने जब डिसाइड किया कि टैक्स को बढ़ाया जाएगा, इसका प्रपोजल्स जब जनरल स्टेट्स में लेकर आते हैं तो विद्रोह की घंटी वहीं उठ जाती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि सारा काम करने वाले हम लोग हैं, सारे टैक्स को पे करने वाले हम हैं, और हमें कोई तो अधिकार है ही नहीं। तो कुछ स्टेटमेंट है जिसको आप समझिए थोड़ा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ कहता है द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। कहता है द सोसाइटी ऑफ ई स्टेट्स, द सोसाइटी ऑफ द ई स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम that was prevalent since the Middle Ages। जो फ्रांस की सोसाइटी जो थी मध्यकाल से जो आधारित थी, उसी प्रकार की सोसाइटी आज तक, यानी आज तक नहीं, 1789 के पहले तक सोसाइटी बनी हुई थी। और सेकंड स्टेट देखिएगा द टर्म ओल्ड रिजाइन्स, ये आपको बार-बार ये लाइन जो आएंगे, ओल्ड रिजाइन्स, व्हाट इज मीन बाय ओल्ड रिजाइन, रिजाइन मतलब क्या है? कहता है द टर्म ओल्ड रिजाइन इज यूजुअली यूज्ड टू explain the society and institutions before 1789। ओल्ड रिजाइन से तात्पर्य है 1789 यानी रिवोल्यूशन से पहले
बिफोर रेगुलेशन से पहले जिस प्रकार की सोसाइटी वहां पर फैली हुई थी उसे हम लोग ने कहा ओल्ड रिजाइम्स। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स है, about 90% of the population was of the peasants। फ्रांस की सोसाइटी में जो 90% जो आबादी थी वो लगभग किसानों की थी, और उस किसान में बड़े और छोटे किसान, मंझले किसान, सभी लोग, लैंडलेस, सब लोग शामिल थे। अरेंजमेंट समझ में यहाँ बात कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी उस फ्रेंच सोसाइटी में 90% लोग कौन थे? पीजेंट्स थे। सेकेंड, nobles, the church and the other richer members of the third estate owned about 60% of the land। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट यानी जिनकी आबादी लगभग 10% थी, about 10%, उनके पास फ्रांस की पूरी जमीन का 60% जमीन उनके पास था। देखिए पास किस प्रकार काम कर रहा था, डिफरेंस समझा रहा था। 10% आबादी फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट्स और कुछ थर्ड एस्टेट्स के रिचेस्ट मेंबर्स जो थे उनके पास फ्रांस की कुल जमीन का 60% हिस्सा था 10% के पास, और 90% के पास कितना था? 40%। और उस 90% में ही बहुत सारे वैसे लोग थे जिनके पास काफी ज्यादा जमीन थी, और कुछ लोग पास बिल्कुल ही जमीन जो है वो नहीं था, दूसरे खेतों में काम किया करते थे, चर्च के खेतों में जो है वो काम किया करते थे। कुछ वर्ड है जो आप पढ़ेंगे बुक में, जैसे हमने कल कहा था आप लोग, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप अपना बुक्स को ओपन कीजिएगा, और बहुत क्लियरली मैंने आपको मेंशन किया था यहाँ पर कि मैं चैप्टर का, जैसे मैंने कहा पार्ट 1 का ए है, सॉरी 1 का ए है, और मैंने कहा कि इसको 2 पार्ट्स में मैंने बांटा है, और आज मैं इस पार्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, और नेक्स्ट जो भी होगा इस बच्चे को उसको बता दूंगा मैं। तो थर्ड में कुछ वर्ड न्यू, ये क्या था? इट वाज यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। इट वाज यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। और असल में एक करेंसी का यूनिट था, जैसे कैसे रुपया पैसा होता है, तो इट वाज यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस इन 1794। इट वाज विड्रॉ, और 1794 में से विड्रॉ कर लिया। डिवर क्या कर लिया गया? विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ मैंने वापस ले लिया गया। सेकंड, टाइल्स। टाइल्स का है इट वाज टैक्स लेविड बाय चर्च। एक टाइल्स था जो थर्ड एस्टेट्स के लोग फर्स्ट एस्टेट को पे करते थे। थर्ड एस्टेट्स के लोग फर्स्ट एस्टेट को पे करते थे, उसको क्या कहा गया है? टाइल। और ये कितना था? 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी जितना भी आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था उसका 1/10 या 1/10 वो टैक्स को पे करते थे थर्ड एस्टेट्स के लोग। जो फर्स्ट एस्टेट यानी क्लियरली को जो टैक्स पे किया करते थे उसको क्या कहा गया है? टाइल। वो कितना था? 1/10। नेक्स्ट जो है टेल, ये स्टेट यानी स्टेट के द्वारा लगाया गया टैक्स था, जो जनता सीधे उसको टैक्स पे करती थी, किसको? स्टेट को। समझ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, मैंने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बताऊंगा आप लोग को, जो नेक्स्ट क्लास में जो आपके साथ डिस्कस करूंगा, पढ़िएगा उसको, काफी अच्छा लगेगा आप लोग पढ़ने में, किस प्रकार से फ्रांस की सोसाइटी में अब मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ या उनका उदय हुआ। जब उनका उदय होता है तो कौन से क्वेश्चंस को राइज करते हैं और कैसे मिडिल क्लास में उनका उदय हुआ। तो कल ये आपका पार्ट 1 का कल लास्ट होगा, जिसको आप समझ लेंगे और उसको आप पढ़ लीजिए। जहाँ भी किसी कोई प्रॉब्लम होता है, आप व्हाट्सएप ग्रुप आपका कल बराबर सुबह 9:15 से शुरू हो खुलेगा और 12 नून तक जो है वो चलेगा। आप अपना क्वेश्चन डालेंगे, जहाँ तक संभव होगा उन सारे क्वेश्चंस का आंसर में देने का प्रयास करूंगा। और क्वेश्चन किसी दिक्कत का नहीं। लाइव क्लास कौन शुरू होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लाइव क्लास करने में, तो इसलिए अभी आप लोगों को साइट के थ्रू ही वीडियो क्लास दिया जाए, इसलिए इसके बारे में आप क्वेश्चन मत कीजिएगा। बहुत जल्द
क्योंकि वीडियो बनाना खुद भी हमें अच्छा नहीं लगता है। लाइव क्लास होता है तो आप लोग सामने रहेंगे और जो भी क्वेश्चन राइज होगा सामने पूरा हो सकता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।